जय हिंद। आज हम लोग इसमें फिजिक्स का दूसरा लेसन हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। इसे आप लोग देखेंगे। इस दूसरे लेसन के बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा। दूसरे लेसन का नाम है स्थिर वैद्युत विभव। इससे पहले जो फर्स्ट लेसन था, इसका पहला लेसन क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का जो पहला लेसन है, स्थिर वैद्युत विभव से पहले जो आपको स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में बताया गया है, उसके वीडियो भी इसमें अपलोड किए गए हैं, पीछे आप देख सकते हैं। आज हम दूसरे लेसन के बारे में आपको समझाएंगे कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जानने से पहले कुछ इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है। तो आइए देखते हैं क्या है स्थिर वैद्युत विभव और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें भूमिका बताई जा रही है आपको कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर यदि कोई स्थिर आवेश हो, जैसे कि आपको फर्स्ट लेसन में स्थिर आवेश के बारे में बताया गया था कि स्थिर आवेश किसे कहते हैं। सपोज दैट कोई एक स्थिर आवेश ले लिया जाए, मान लीजिए प्लस क्यू है। तो आप जानते हैं कि स्थिर आवेश में अगर प्लस आवेश लिया गया है तो प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके अनंत की ओर चलती हैं। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को आप दिखा सकते हैं, जिसके बारे में आपको फर्स्ट लेसन में समझाया गया है। इसमें यही बताया जा रहा है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर यदि कोई ये स्थिर आवेश है तो इस आवेश के चारों तरफ, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसके चारों तरफ इस आवेश के वजह से एक इसका फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, इसका एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अतः किसी अन्य आवेश को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में शून्य त्वरण का अर्थ होता है बहुत ही मंद गति से, बहुत ही धीरे धीरे, एकदम स्लो मोशन में, बिल्कुल ही स्लो मोशन में, शून्य त्वरण से या अत्यंत मंद गति से विस्थापित करने का अर्थ होता है उसको या तो इस क्षेत्र से, जैसे यहाँ पर ये बता दिया जा रहा है कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, इस आवेश को या इसी आवेश को इसका क्षेत्र ऐसे कवर कर दिया जाता है, यहाँ तक इसका क्षेत्र है। तो इस आवेश के चारों ओर, इसके चारों ओर हम देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसे विस्थापित करने में हमें कार्य करना पड़ता है। कोई अन्य आवेश यहाँ पर ले लेते हैं। इस आवेश को या तो हम इससे दूर लेकर जाएं, इस बिंदु से या तो दूर लेकर जाएं या तो इसको करीब लेकर आएं। बात यहाँ भी समझ सकते हैं कि हमारा एक आवेश प्लस क्यू तो यहाँ पहले से था, ये वाला आवेश यहाँ पर एक क्यू नॉट, हम कोई दूसरा अन्य आवेश ले लेते, परीक्षण आवेश है मान लीजिए। इस परीक्षण आवेश को हम इसके करीब लेकर आना चाहते हैं, या इतनी दूरी पर, सपोज दैट आर दूरी पर ये पहले से रखा हुआ है, अब हम इसको करीब लाना चाहते हैं या हम इसको अब दूर लेकर जाना चाहते हैं। चाहे हम करीब लेकर आना चाहें, चाहे इसको दूर लेकर जाना चाहें, दोनों ही कंडीशन में होगा क्या कि दोनों ही कंडीशन में अब इस पर हमें कोई बल लगाना पड़ेगा। सपोज दैट आप व्यवहारिक रूप में एक समझ सकते हैं, जो बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे एक मैग्नेट ले लिया जाए, एक चुंबक है, इस चुंबक से यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है, या फई ले लिया जा रहा है, लोहे का टुकड़ा। इस चुंबक से लोहे के टुकड़े को ये तो करीब अगर लेकर आना चाहेंगे तो हो सकता है कि यह इसको तेजी से आकर्षित करेगा। अगर दूर लेकर जाना चाहेंगे तो भी ये इसको तेजी से आकर्षित, मतलब कि इसमें आप लेकर आना चाहेंगे, इसके करीब लेकर आएंगे तो भी इसमें करीब लेकर जाने के लिए आपको यह तेजी से आकर्षित करेगा। ये चुंबक जो है लोहे के टुकड़े को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आपको एक निश्चित गति से लेकर जाने के लिए इसको थोड़ा पकड़ कर रखना पड़ेगा। या तो दूर लेकर जाना चाहते हैं तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, या अपनी ओर जब इसको खींचने लगेगा तो भी आपको इसको रोकने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा, या इसको इधर लेकर जाने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, बाह्य बल लगाकर तब इसको लेकर जा सकते हैं।
तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि किसी स्थिर आवेश को, यह एक स्थिर आवेश हो गया, ये आपका एक स्थिर आवेश हो गया, इस स्थिर आवेश को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये अपना चारों तरफ एक फील्ड बना देगा, इसका एक अपना फील्ड होगा जिसको विद्युत क्षेत्र ई से आपको फर्स्ट लेसन में बताया गया है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटीज मीन्स दैट यह एक सदिश राशि भी होती है, इसके बारे में आपको समझाया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अतः किसी अन्य आवेश को, इस आवेश के कारण तो इसमें चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न हो गया, अब इसके समीप किसी अन्य आवेश को चाहिए समझिए, किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में शून्य त्वरण से किसी अन्य आवेश को हम बहुत ही मंद गति से इसके पास लेकर आ रहे हैं या इससे दूर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है अत्यंत मंद गति से विस्थापित करने में। विस्थापित करने का अर्थ होता है कि आप या तो उसके पास लेकर आइए या तो आप उससे दूर लेकर जाइए। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में हमको बाहर से कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यह कार्य ही जो है कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कहलाता है। ठीक है, हम इसको एक कार्य करते हैं, यही हमारी इसमें इस लेसन में हमें इस कार्य के बारे में समझना है। तो ये कार्य अगर हम समझ पाते हैं तो इस लेसन में हमें कुछ आसानी हो जाएगी। तो अब तक जो बातें बताई गई हैं, अब इसमें यही आपको समझना है कि किसी भी आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र के समीप लेकर आएंगे तो हमें बाहर से कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कैसे होता है इसके बारे में अब जानना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कार्य क्या है। माना Q आवेश कोई मूल बिंदु पर रखा हुआ है, फिर वही बात आएगी कि मान लीजिए कोई एक आवेश, सपोज दैट यहाँ पर एक मूल बिंदु ले लेते हैं, यह हमारा मूल बिंदु है, हम इसको O से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है। यही बात ही कह रहे हैं कि देखिए माना Q कोई जो है आवेश मूल बिंदु पर रखा है, जिससे इसके चारों ओर, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, इसको देख सकते हैं, एक प्लस आवेश Q लिया गया है। ये मूल बिंदु x = 0 मीन्स दैट हम मूल बिंदु इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये x अक्ष x डैश y डैश ऐसा आप पढ़ चुके हैं भुज और कोटि के बारे में, तो जब यहाँ पर होता है तो कोई बिंदु तो हम इसको मूल बिंदु पर मान लेते हैं। तो यही सिचुएशन, यही कंडीशन है यहाँ पर कि यह मूल बिंदु पर रखा हुआ है एकदम, और इससे निकलने वाली ये सब क्षेत्र रेखाएं आपको दिखाई गई हैं। तो ये बताया जा रहा है कि माना Q कोई आवेश मूल बिंदु पर रखा हुआ है, Q कूलाम का कोई जो है आवेश है जो इस मूल बिंदु पर रखा हुआ है, जिसमें इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र E बाहर की ओर प्रेरित होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर आवेश प्लस होता है तो इससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र यहाँ से आवेश से निकल करके अनंत की ओर चलती हैं, अनंत की ओर आप सब दिखा सकते हैं कि सब अनंत की ओर चलेंगी। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जिससे चारों ओर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर प्रेरित होगा। अब यदि किसी अन्य आवेश प्लस Q को, यदि कोई अन्य आवेश लिया जा रहा है, कोई अन्य आवेश जिसे बगल में इसके, जैसे ये हमारा आवेश यहाँ पर प्लस Q हमने लिया था, इससे कुछ दूरी पर हम कोई अन्य आवेश Q ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पर आवेश प्लस Q ले लेते हैं। अब आप एक बात जरा ध्यान से देखेंगे इसको कि इससे निकलने वाली क्षेत्र रेखा इस तरीके से दिखाई गई हैं, और यहाँ से भी निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे ही इसी तरीके से सभी दिशाओं में ऐसे आपको दिखाई जा सकती हैं। ये अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये देखना है कि ये बाहर की ओर प्रेरित होंगे। अब किसी अन्य आवेश प्लस Q को E की उपस्थिति में कुछ बाह्य बल लगाकर dr भी स्थापित करें तो dr सूक्ष्म दूरी, सपोज दैट ये इनके बीच की दूरी कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है, इस बिंदु का नाम A रखा गया है कि x बराबर यहाँ पर A मापा गया है। यहाँ पर एक बिंदु है B, यहाँ पर B है। तो अब ऐसे कंडीशन में बताया जा रहा है कि हम इस आवेश को थोड़ा सा घिसका करके इधर लाना चाहते हैं, जब हम इसके समीप लाना चाहते हैं, कितनी दूरी पर, dr दूरी पर, dr दूरी पर विस्थापित करना है हमको।
अब विस्थापन का अर्थ हमने पहले समझा दिया था कि आप इसको या तो करीब लेकर आएंगे या तो दूर लेकर जाएंगे। विस्थापन का अर्थ दोनों से यहाँ पर बताया गया है, या तो इसको समीप लाइए या तो दूर लेकर जाइए, और दोनों ही कंडीशन में हमें एक्सटर्नल फोर्स बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जब दोनों ही कंडीशन में हमको बाह्य कार्य करना पड़ेगा तो आप समझेंगे इस बात को कि यहाँ पर आवेश है, इसकी क्षेत्र रेखाएं हो गई, यहाँ पर आवेश है, ये इसकी क्षेत्र रेखाएं हो गई। हम इसको इतनी दूरी विस्थापित करते हैं, या तो मान लीजिए कि इतना दूरी हम बीच में करीब लेकर आएंगे या तो इतनी दूरी हम इनको बढ़ा देंगे, तो हमें कार्य करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में। तो अब जो है देखें, कार्य बराबर हम जानते हैं कि होता क्या है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये बहुत ही जो है कि चर्चित परिभाषा जो आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हुआ करता है। कार्य W बराबर आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है F इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट। इस नाम से आप फार्मूले को पढ़े होंगे। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब हम बहुत छोटी सी दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी, बहुत छोटी सी दूरी तक इसको डिस्प्लेसमेंट करेंगे, विस्थापित करेंगे, हैं, तो ऐसे में कार्य भी बहुत कम करना पड़ेगा हमको। अगर हम बहुत दूर तक लेकर जाते हैं, सपोज दैट आप समझ सकते हैं कि यदि आप अपने सर पर कोई बोझ लिए हैं और बहुत दूर तक लेकर जाते हैं तो आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर उसको बहुत समीप लेकर, मतलब छोटी ही दूरी पर उठा करके रख देना है उसको, तो आपको कार्य बहुत कम करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि डी दूरी बहुत ही छोटी है, इतनी छोटी कि इसके बाद मान लीजिए कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इतना छोटा, इतना छोटा। जैसे आप समझिए कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये हो गया, दोनों बिंदु, दोनों के बीच की दूरी ये टोटल है, लेकिन इतनी छोटी दूरी इसके लिया जा रहा है कि हम इसके बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में बहुत छोटी सी दूरी ले रहे हैं, बहुत छोटी सी दूरी इन दोनों की, ताकि इससे भी छोटा करें तो लगभग 0 ही हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में किए गए कार्य के बारे में हम जानेंगे। तो कार्य कैसे होगा हमारा कार्य को बहुत छोटा कार्य होगा तो DW से दिखाएंगे। ये DW हो गया, DW इक्वल्स टू, ये आपका हो गया एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। यहाँ पर बाहर से जो बल लगाया जा रहा है, इस आवेश पर आप देख सकते हैं, इस आवेश पर एक बाहर से बल लगाया जा रहा है, और इस पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल बराबर होता क्या है, Q इंटू ई, या वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F अपान Q। ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर F अपान Q होता है, जहाँ पर आवेश ये है और ये क्या है, लगने वाला बल है, और ये वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से अगर आप F निकालना चाहते हैं तो इस Q का इधर गुणा हो जाएगा और मिलने वाला है आपको QE। इस तरीके से ये बल F बराबर QE प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर वही लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र बल जो है F इक्वल्स टू QE है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, जबकि ये बात आप समझ सकते हैं कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मीन्स दैट धकेलेंगे एक दूसरे को। तो देख लेते हैं। तो DW बराबर आपको क्या हो जाएगा, ये बल हो गया और ये विस्थापन। आप देख लीजिए, ये बल, यही वाला बल है, ये बल अंदर की ओर ऐसे लग रहा है, और ये विस्थापन, इतना विस्थापन हो रहा है, DR दूरी तक विस्थापन हो रहा है। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। हमने देखा था इसमें एक बिंदु A था, एक बिंदु B था। अब हम इस पर विचार करेंगे कि यक्ष बराबर B स्थिति से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यक्ष बराबर A स्थिति तक आवेश को लाने में कुल कार्य। अब हम देखते हैं इसकी वजह से तो इस पर हमें बल लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस B से उठाकर A तक लेकर आना है। पहले तो इतने दूरी तक लेकर आने जाने की बात हो रही थी, अब इसको उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाना है। ज़रा समझेंगे बात को कि जब हम इतने दूरी तक लेकर गए थे तो हमारा कार्य इतना हुआ था। अब हम इसको उठाकर यहाँ से पूरा यहाँ तक लाना चाहते हैं। जब यहाँ से पूरा यहाँ तक लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा हमको, मतलब कुल कार्य निकालना पड़ेगा कि कुल कार्य कितना होगा। तो इस कुल कार्य के बारे में हम देखेंगे। तो हम कहाँ से ला रहे हैं, B से लेकर A तक आ रहे हैं। आप जान लीजिए कि पूरे कार्य के लिए हम समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए इंटीग्रेशन का जो है हम देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। हम B से ये देखे थे आपकी इसमें जो है कि यहाँ पर B बिंदु था, यहाँ पर A वाला पॉइंट था, यहाँ पर B था। B से उठा करके इसको यहाँ तक लाना है हमको, ठीक है। तो हम B से लेकर कहाँ तक आए, A तक। तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और हम कार्य बराबर जानते हैं कितना होता है, F इंटू डी होता है। हमें यहाँ पर DR माने थे, और हमारा यहाँ पर बल EXT एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था।
तो कार्य हो गया बी से लेकर ए तक आने के लिए डी डब्ल्यू वाले कार्य का पूरा समाकलन हो जाएगा। जैसे यहीं पर आप समाकलन का चिन्ह अगर लगा दें तो पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया, और बी से ए तक यहाँ पर भी वही हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में टोटल बात है कि हम लेकर आ रहे हैं बहुत शून्य त्वरण से, जबकि इस पर जो है एक बात याद रखनी पड़ेगी, कुल नेट त्वरण जो है कि कुल त्वरण इसका शून्य होता है। कुल त्वरण क्या है? टोटल का टोटल त्वरण शून्य, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे, हम यहाँ पर समझा चुके थे कि अत्यंत मंद गति से बहुत ही धीरे धीरे इसको लेकर आते हैं। बहुत धीरे धीरे जब लेकर आएंगे तो ऐसे कंडीशन में इसका त्वरण शून्य माना जाएगा, है, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं होगा। आप जानते हैं कि त्वरण बराबर होता क्या है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन, जब इसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ये वेग परिवर्तन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जीरो में हम इस समय से भाग देंगे तो हमारा जो त्वरण ए है, यह ए त्वरण, इसको ए से यहाँ दिखा सकते हैं, ये हमारा त्वरण शून्य हो जाएगा। और जब त्वरण शून्य हो जाएगा बच्चों, तो ये बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बल बराबर होता क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यफ बराबर, जब हम द्रव्यमान गुणे त्वरण में ए का मान जीरो रख देंगे, यही वाला मनवा जीरो रख देंगे, तो यफ बराबर आ जाएगा जीरो। मतलब कि हमारा कुल कार्य, कुल बल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब कुल का कुल बल जीरो हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में जो है देखिए क्या होने वाला है। चूंकि त्वरण शून्य है तो नेट बल शून्य हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि नेट बल, ये नेट आप लिख सकते हैं कि नेट बल इसका जीरो हो जा रहा है। जब इसका नेट कुल कार्य, कुल बल जीरो हो जा रहा है तो नेट बल वो था क्या? ये नेट बल जो है, जो नेट बल था एफ नेट, यह नेट इक्वल्स टू क्या था? जिस पर दो एठो वैद्युत क्षेत्र वाला लगना था, एफ ई वाला, और एठो एफ एक्सटर्नल बाहर से लगाया जा रहा था। जरा देखेंगे यहाँ पर चित्र में बताया गया है कि यहाँ पर एठो वैद्युत बल इधर से लग रहा था, क्षेत्र वाला बल, और एठो एक्सटर्नल, दोनों लग रहे थे। दो के दोनों मिलकर के जीरो हो जा रहे हैं। जब दो के दोनों मिलकर जीरो हो जा रहे हैं तो इतने प्लस इतने, मतलब अभी बाहर वाला बल और अभी वैद्युत वाला बल दोनों मिलकर जीरो हो गए। तो जब हम इसको उठाकर उधर पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह आ जाएगा, बदल हो जाएगा माइनस। समझिए बात को कि ये वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो अब ऐसे कंडीशन में देखा जाए जरा तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये समझ लेते हैं। हम जब डी डब्ल्यू का पूरा समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे ना, छोटे से भाग का समाकलन करेंगे तो पूरा मान मिल जाएगा। और पूरे मान को आप जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है टोटल वर्क मिलेगा डब्ल्यू। छोटे से भाग का जब समाकलन करते हैं तो पूरा भाग मिल जाता है। पूरा भाग का मतलब क्या समझे आप? पूरा कार्य मिल जाएगा। तो टोटल कार्य डब्ल्यू से वर्क जानते हैं ना, डब्ल्यू वर्क, डब्ल्यू ओ आर के वर्क, इसलिए हम डब्ल्यू से इसको दिखाते हैं। पूरा कार्य डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ डब्ल्यू ए बी आप लिख सकते हैं ऐसे, डब्ल्यू ए बी, कि ए से बी तक लेकर जाने में किया गया टोटल कार्य हो गया ये। तो ऐसे ही ए से बी तक के लिए टोटल कार्य, या यहाँ पर भी आप ऐसे ए बी लिख सकते हैं। तो ये कार्य यहाँ ई एक्सटर्नल जो लिखा हुआ है, एक्सटर्नल की जगह पर हम ई वाला लिख सकते हैं, ई एक्सटर्नल की जगह माइनस एफ ई हो गया, और ये डी आर हो गया। तो आप बात समझ जाएंगे कि, और एफ आई बराबर हम जानते हैं, देखिए ना, एफ आई बराबर यहाँ लिखा क्यू ई, तो एफ आई की जगह आप क्यू ई लिख सकते हैं। यहाँ से बात समझिएगा पूरा एफ आई की जगह हम लिख सकते हैं क्यू ई, यहाँ क्यू ई हो गया, तो यहाँ क्यू ई रख दिया गया है। इसी एफ आई की जगह हम क्यू ई रखें और डी आर अपनी जगह एज है, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। तो हम इसमें से इस माइनस को कॉमन लिए, माइनस को ये बाहर कर दिए हैं, तो ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया है। यही जो हमारी हेडिंग थी कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कि कैसे कार्य करना पड़ेगा, कि अगर हम किसी आवेश को, कोई एकांक आवेश ले लेते हैं तो उस आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, या एक वैद्युत क्षेत्र ई से दिखा देते हैं कि पूरा का पूरा इसे वैद्युत क्षेत्र वह है ही, इसके अंदर हम कोई आवेश लेकर आना चाहते हैं तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य डब्ल्यू बराबर, आपको ये फार्मूला मिल गया, डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी क्यू ई डी आर। इस प्रकार से ये आपको पूरा फार्मूला प्राप्त हो रहा है। तो आप जान पा रहे हैं कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कार्य प्राप्त हुआ है, इस कार्य का मात्रक भी आपको जूल मिलने वाला है। कार्य का मात्रक जो होता है जूल, ये इसका एसआई यूनिट है। तो आपने इसमें देखा कि क्या होता है कार्य। अब इसमें
अगला पार्ट क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आप एक बात तो पहले ये जान लें कि कार्य आप जब जान लिए हैं तो एक परिभाषा पीछे से आपको पहले पिछली कक्षाओं से समझाई जाती रही है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो शार्ट भाषा में तो इतना याद कर सकते हैं कि कृत कार्य ही ऊर्जा की माप होती है, तो जिससे बताया जाता है अदर लैंग्वेज में डन वर्क इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, कृत कार्य ही ऊर्जा की माप होती है। तो यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा जान लेते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यदि किसी आवेश को, कोई आवेश ले लिया जाए, छोटा सा आवेश है बड़ा कोई आवेश करें, यदि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाए, अनंत से लेकर आ रहे हैं, चलिए यह एक विद्युत क्षेत्र हो गया, हम यहाँ पर अनंत दूरी समझ ले रहे हैं, अनंत दूरी से इसके अंदर हम किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ बिंदु P है, यहीं तक हमको लेकर आना है इसको, यहाँ अनंत की दूरी है, इस अनंत की दूरी से हमको लेकर आना है बिंदु P तक। जब हम इसको यहाँ तक लेकर आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात हमको कार्य करना ही पड़ेगा, और यही जो हमारा कार्य होता है यही ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाता है। इसलिए हम इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और यह आवेश विद्युतीय गुण के कारण होता है, इसलिए इसका नाम पूरा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या बात स्पष्ट हो जा रही है, यदि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और हमारा टोटल का टोटल फार्मूला वही रहेगा, और टोटल फार्मूले में हम जो है यहाँ पर बस यहाँ पर कार्य जो हमारा था यही ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, तो W = हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे इसको कि हम अनंत से, ये अनंत से लेकर आ रहे थे कहाँ तक, बिंदु A मान लेते हैं, अनंत से A तक लेकर आ रहे थे, तो इंटीग्रेशन इसका इनफाइनाइट टू A, ऐसे अनंत से लेकर आने के लिए ये टोटल एनर्जी हमारी UA होती है, बिंदु A पर टोटल ऊर्जा कि कितनी ऊर्जा इसकी हो जाती है। तो ये था हमारा टोटल ऊर्जा। इस प्रकार से समझ लिए, फार्मूला आप देख सकते हैं, जो फार्मूला यहाँ पर था वही फार्मूला यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना कि यही जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसके बाद आपको दूसरी टॉपिक अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी।